नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से सामने आ रही है। पंचायत चुनाव की मतगणना को लेकर हाईकोर्ट नाराज। हाईकोर्ट ने कोरोना के नियमों का उल्लंघन करने पर नाराजगी जताई। हाईकोर्ट ने काउंटिंग सेंटर्स की सीसीटीवी फुटेज की तलब की। 7 मई को कोर्ट में पेश किया जाएगा सीसीटीवी फुटेज। हाईकोर्ट का राज्य निर्वाचन आयोग को सख्त आदेश, जहां भीड़ इकट्ठा हो वहां के अफसरों पर कार्रवाई की जाए। हाईकोर्ट का बड़ा फैसला और हाईकोर्ट की तरफ से बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। पंचायत चुनाव में जिस तरीके से लगातार कोरोना नियमों का जमकर उल्लंघन किया गया, बूथों पर लोगों ने कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई और सब कुछ देखते हुए भी प्रशासन मूक दर्शक बना रहा। इसको देखते हुए हाईकोर्ट ने नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने काउंटिंग सेंटर्स की सीसीटीवी फुटेज तलब की है। 7 मई को कोर्ट में सीसीटीवी फुटेज तलब की जाएगी। हाईकोर्ट का राज्य निर्वाचन आयोग को सख्त आदेश है कि जहां पर भीड़ इकट्ठा की गई है वहां के अफसरों पर कार्रवाई की जाए। जहां भीड़ इकट्ठा हो वहां के अफसरों पर कार्रवाई करें। तो जौनपुर के महाराजगंज थाना क्षेत्र में चुनावी रंजिश को लेकर एक युवक को गोली मारकर उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। गोली लगने से घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। पूरा मामला आपको बता रहे हैं जौनपुर से, जहां चुनावी रंजिश को लेकर एक युवक की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई थी। गोली लगने से घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन युवक को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की बात कही गई है। मामला साहब ये है कि चुनाव का समय था और हमारे बर्मा बस्ती में जो है तो एक उपाध्याय जी लड़े थे चुनाव और उन लोगों का कहना है कि हमको बर्मा लोग वोट नहीं दिए। आज 3 दिन से गाली गलौज दे रहे थे और आज जो है दोपहर में आके इन लोगों को बर्मा बस्ती के ऊपर जो है गोली चलाए हैं। एक आदमी कोनू वर्मा के पैर में गोली लगी है और अमित उपाध्याय और रत्नाकर उपाध्याय, भास्कर उपाध्याय, 3-4 लोग मिल के जो है इस ढंग से सुमित उपाध्याय इस ढंग से जो है वारदात को अंजाम दिए हैं साहब। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं बहराइच की, जहां बहराइच में करतनियार घाट के भवानीपुर गांव में 40 साल के किसान पर तेंदुए ने हमला कर दिया। आपको बता दें कि झाड़ी में छुपे बैठे तेंदुए ने बंशीधर नाम के किसान पर बुरी तरीके से हमला कर उसे घायल कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे लोगों ने घायल किसान को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। तेंदुए के हमले में किसान बुरी तरीके से घायल हो गया है। आप ये तस्वीर देख रहे हैं उस युवक की जिस पर तेंदुए ने हमला किया था। हालांकि समय रहते ही युवक ने खुद को जैसे तैसे तेंदुए की चंगुल से छुड़वाया। घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल युवक की हालत स्थिर है। युवक आया है जिसको बता रहा है कि तेंदुए ने काटा है। 7 गिरी ऊपर चोटें हैं उसके चेहरे पे, गर्दन पे, गले पे। प्राथमिक उपचार कर दिया गया है, भर्ती कर लिया गया है। बाकी सर्जन को भी बुलवा के दिखवा दिया गया है। तो बहुत गंभीर स्थिति नहीं है, ठीक है। तो खबर कानपुर से, जहां कोरोना महामारी में पुलिस मुस्तैदी से कार्य कर रही है। पुलिस ने एक 85 वर्ष की एक महिला की मृत्यु होने पर परिवार ने पुलिस वालों को अंतिम संस्कार करने की अपील की थी, जिस पर पुलिस ने महिला का अंतिम संस्कार कर मानवता का मिसाल पेश किया। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राजधानी लखनऊ की, जहां यूपी में 10 तारीख तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है और लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने का निर्देश भी जारी किया गया। इसके बावजूद राजधानी लखनऊ में लॉकडाउन का कोई भी असर देखने को नहीं मिल रहा है। बताते चले कि आवागमन करने वालों से पुलिस कुछ भी बोलते हुए या कोई भी कार्रवाई करते हुए नजर नहीं आ रही है। आप ये तस्वीर देख रहे हैं राजधानी लखनऊ के सड़क की। आप सड़क पर देखिए कि लॉकडाउन लगने के बावजूद पहले की तरह ही गाड़ियां, लोग बेफिक्र तरीके से घूमते हुए नजर आ रहे हैं। जिसे जहां जाना होता है रोजाना की तरह लोग अपने अपने कामों पे जाते दिख रहे हैं। लॉकडाउन लगा दिया गया है 10 तारीख तक के लिए। यूपी में पूरी तरीके से पाबंदियां हैं, लेकिन बावजूद इसके न पुलिस की कोई मुस्तैदी है, न पुलिस की तरफ से ऐसे लोगों पर कोई ही कार्रवाई देखने को मिली।
उत्तर प्रदेश में जहां लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, वहीं सरकार का लॉकडाउन और बढ़ा दिया गया है। हम इस समय राजधानी लखनऊ के अटल चौक चौराहे पे खड़े हैं, जहां कर्फ्यू का पालन देखने को नहीं मिल रहा है। किस तरह पब्लिक जागरूक भी नज़र नहीं आ रही है। आपको दिखा दें कि किस तरह पब्लिक चल रही है। ऐसा लग रहा है कि लॉकडाउन लगा नहीं है। हालांकि यहाँ पे बैरिकेडिंग भी लगा दी गई है कि किसी को आने जाने ना दिया जाए, लेकिन पुलिस यहाँ पे नदारत दिखाई दे रही है। एक पुलिसकर्मी सामने खड़े हैं जो बैठे हैं कुर्सी पे आराम से। अब देखना ये होगा कि कमिश्नरेट पुलिस किस तरह से सख्ती का पालन करती है। हालांकि मुख्यमंत्री ने आदेश कर दिया था कि लॉकडाउन को सख्ती से पालन किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। लोग आराम से आ रहे हैं, जा रहे हैं, किसी को कोई पूछताछ भी नहीं हो रही है। अगर ऐसे ही लॉकडाउन चलता रहा तो हो सकता हो कि संक्रमण के मामले और भी बढ़ सकते हैं। इसलिए सरकार को कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं सख्ती दिखानी ही पड़ेगी। राजधानी लखनऊ से निखिल रस्तोगी। तो वहीं मुरादाबाद में जिला पंचायत वार्ड नंबर 22 से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नावेद बल्लू ने सबसे कम उम्र में सबसे ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की। बता दें आपको कि नावेद की उम्र अभी मात्र 23 साल है। नावेद ने ये जीत 5000 से भी ज्यादा मतों से प्राप्त की है, जिसका श्रेय वे अपने परिवार सहित क्षेत्र की जनता को देते हैं। आपको बता दें कि नावेद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र हैं और आगे क्षेत्र की जनता के लिए विकास का खाका तैयार भी कर रहे हैं। नावेद का कहना है कि मेरा क्षेत्र शिक्षा में पिछड़ा हुआ है, वो पहले अपने क्षेत्र के इस पिछड़ेपन को दूर करेंगे और विकास कार्य कर पाएंगे। नावेद अपने क्षेत्र में एक अच्छी राजनीति पृष्ठभूमि तैयार भी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न होने के बाद से ही लगातार जो है प्रत्याशी अपने अमालनामे यानी कि रिजल्ट के इंतजार में बैठे थे। ऐसे में चाहे ग्राम प्रधान रहे हों या जिला पंचायत सदस्य रहे हों, मैं इस समय मौजूद हूँ मुरादाबाद जनपद के। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं नावेद जी। उनसे जानेंगे किस तरह से उन्होंने इस जीत को हासिल किया और इसका श्रेय वो किसको देते हैं। नावेद जी, स्वागत है आपका लोकमंच में। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मैं 23 साल की उम्र में आपने ये सब कैसे कर पाया? देखिए, ये मेरे परिवार जो आज तक समाज की खिदमत करता आया है, ये मेरे परिवार की मेरी चौथी पीढ़ी है जो लगातार हम लोग समाज की खिदमत करते हैं और ये उसी का नतीजा है जो जनता ने मुझे इतना प्यार दिया है। तो बताया जा रहा है नावेद जी, आपने एबीयू से शिक्षा प्राप्त की, तो शिक्षा पर आप कितना जोर देने वाले हैं आपने? मेरा चुनावी मुद्दा शिक्षा ही था। मेरा पूरा जोर शिक्षा और गांव-गांव पार्टी बंदी ख़त्म कराने पर ही रहेगा। शिक्षा के लिए मैं कोशिश करूंगा। मेरा पहले भी ये खुला हुआ ऐलान था 3 साल पहले, जब मैं पढ़ाई पूरी करने के बाद आया तब मैंने इलाके में खुला हुआ ऐलान कर दिया था कि किसी भी बच्चे को अगर फीस की वजह से कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है तो मुझसे मिल जाए। तो नावेद जी, काफ़ी अच्छे मतलब जो आपने विजय प्राप्त किया, इसका श्रेय आप किस दिन लोगों को देना चाहते हैं? देखिए, इसका श्रेय मेरे परिवार को और जो परिवार के लिए आवाम में मोहब्बत है, ये पूरा श्रेय पूरी आवाम को जाता है। तो मेरा आखिरी सवाल नावेद जी रहेगा आपसे, आप अपने क्षेत्र के लिए क्या सबसे अहम काम क्या करने वाले हैं? क्या आपका अहम मुद्दा रहेगा क्षेत्र के लिए? हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो शिक्षा की है। हमारे यहाँ कोई कॉलेज या ऐसा कोई स्कूल नहीं है, तो मेरी पूरी कोशिश यही रहेगी कि सब लोगों से मिलजुल के मशवरा करके यहाँ कोई बढ़िया कॉलेज और स्कूल खोला जाए। और स्वास्थ्य पर भी काफ़ी ध्यान देगा, क्योंकि स्वास्थ्य यहाँ कोई ऐसा अस्पताल भी नहीं है जो सरकारी अस्पताल या कुछ ऐसी सुविधा यहाँ लोगों को अभी तक नहीं मिल पाई है, तो उस पर भी मेरा पूरा ध्यान है। ये हमारे साथ नावेद जी थे। इन्होंने महज 23 साल की उम्र में जिला पंचायत सदस्य की सीट पर कब्जा करके आया। काफ़ी अच्छे मतों से जो है विजय प्राप्त करके यहाँ अपने घर वापस लौटे थे। हालांकि इनका साफ तौर पर यह कहना है कि अपने क्षेत्र में जो है शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान देंगे और साथ ही स्वास्थ्य पर भी ज़्यादा ध्यान देंगे। लोकमंच न्यूज़ के लिए मुरादाबाद से आजम राणा। तो वाराणसी में शास्त्रीय गायक छन्नूलाल मिश्र ने अपने वीडियो को वायरल किया और उन्होंने कहा है कि अगले 3 दिनों में अपने पत्नी और बेटी की मृत्यु होने के बाद मैं काफ़ी आहत हूँ। कुछ लोगों के द्वारा मेरे अस्वस्थ होने की बात कही जा रही थी, लेकिन मैं पूरी तरीके से स्वस्थ हूँ। मेरी बेटी के साथ हुए घटना को लेकर मैं न्याय की गुहार लगाता हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए। इसके बाद जिलाधिकारी ने मामले को तूल पकड़ता देख पूरे मामले की जाँच कराने के लिए 3 सदस्यीय डॉक्टरों की टीम का गठन किया है। तो वीडियो के अंदर उन्होंने न्याय की मांग की है। छन्नूलाल ने जिस तरीके से पिछले 3 दिनों में उनकी बेटी और पत्नी की मृत्यु होने के बाद तमाम तरह की बातों का जिक्र किया जा रहा था, सभी बातों पर अल्प विराम लगाते उन्होंने कहा है कि वो प्रशासन से न्याय की गुहार लगाते हैं और न्याय की मांग करते हैं। यूपी के वाराणसी की पूरी घटना
तो वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एमपी थिएटर मैदान में डीआरडीओ की मदद से बन रहे 750 बेड के अस्थायी हॉस्पिटल का निरीक्षण जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा और मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल ने बुधवार को किया है। आपको बता दें कि निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने कहा कि 750 बेड का ये अस्पताल 3 सेट में तैयार किया जा रहा है, जिसमें 250 की 3 कैटेगरी शामिल रहेंगे। आपको बता दें कि 250 बेड का ये पूरा अस्पताल वेंटिलेटर युक्त होगा, जबकि दूसरे 250 में जरूरत पड़ेगी तो मशीन लगाकर इसे ऑक्सीजन युक्त भी बनाया जा सकता है। जिलाधिकारी ने कहा है कि इसमें सिर्फ रेफर केस एडमिट कराए जाएंगे। जिलाधिकारी ने स्टाफ नर्स और डॉक्टर के विषय में बात करते हुए कहा है कि कुछ इसमें हमारे स्टॉप बीएचयू से आएंगे तो कुछ सेना से भी मंगाए जाएंगे, जिसके लिए लेटर लिखने का काम किया जा रहा है। इस अस्थायी अस्पताल को लेकर रोज भारत सरकार से वीसी भी चल रही है। तो कानपुर देहात में दबंगों के हौसले इस कदर बुलंद है कि मानो इन दबंगों में पुलिस का कोई खौफ ही नहीं बचा। दरअसल पूरा मामला कानपुर देहात से आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले अभी हम रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए। निशांत अंजुम नवनियुक्त प्रधान अपरौला मैबाग विकास खंड अमरोहा और प्रधानपति मोहम्मद रहीम की तरफ से निशांत अंजुम को अपरौला मैबाग का प्रधान चुनने के लिए सभी ग्रामवासियों को हार्दिक धन्यवाद। एहसान अली ग्राम पंचायत हैवतपुर चौधरियान विकासखंड धनौरा अमरोहा की तरफ से दूसरी बार प्रधान चुनने के लिए सभी ग्रामवासियों को हार्दिक धन्यवाद। रिफाकत अली प्रधानपति ग्राम पंचायत पेली तगा विकासखंड धनौरा अमरोहा दूसरी बार प्रधान बनने पर बहुत बहुत मुबारकबाद। तो अब बात करते हैं कानपुर देहात की, जहां दबंगों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि मानो बदमाशों का पुलिस में कोई खौफ ही ना बचा हो। पूरा मामला कानपुर देहात के गांव मुबारकपुर थाना अकबरपुर का है, जहां सर्वेश कुमार और उसकी पत्नी बीते 4 दिन पहले त्रिस्तरीय चुनाव को लेकर वोट न देने को लेकर दबंगों ने घर में घुसकर जमकर मारपीट की थी। आपको बता दें कि नव विवाहिता के पेट में गर्भ होने के बाद भी दबंगों ने जमीन पर लिटा कर पीटा था। बताते चले कि यह पीड़ित न्याय के लिए कानपुर देहात पुलिस के चक्कर काट रहा है, लेकिन न्याय मिलना तो दूर, पुलिस कोरोना महामारी के चलते पीड़ित परिवार से बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि पीड़ित न्याय के लिए भला कहाँ जाए। पुलिस ने कोई मदद नहीं की। 1 बजे रात को मैं भीषण गंभीर हालत में हो गया तो पुलिस ने हमें रोड पर फेंक दिया, तो रोड पर बाहर निकाल दिया। 1 बजे रात को कोई साधन ना होने की वजह से मैं रोड के किनारे तड़पता रहा और किसी तरह से एक रिक्शे वाले ने हमको घर तक छोड़ा। मेडिकल कराया पुलिस ने? मेडिकल जिला अस्पताल से कराया, लेकिन वो भी सब नॉर्मल ही करवाया उन लोगों ने, हमारे हाथ में कुछ नहीं आया। तो आज पूरे उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोग मौत का शिकार हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर जिले में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की बात कही है, लेकिन लखीमपुर में नए ऑक्सीजन प्लांट लगाना तो दूर, यहां पुराने ऑक्सीजन प्लांट में ही अभी तक प्रशासन ने लिक्विड उपलब्ध नहीं कराया है। गैस प्लांट के मालिक का कहना है कि गैस लिक्विड ना मिलने की वजह से रिफिलिंग का काम नहीं हो पा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि प्लांट को लिक्विड मिल जाए तो लखीमपुर में ऑक्सीजन सिलेंडर की समस्या खत्म हो जाएगी। अब इस मामले में समाजवादी पार्टी ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। सपा नेताओं का कहना है कि जब तक ऑक्सीजन प्लांट चालू नहीं होगा तब तक वो प्रदर्शन करते रहेंगे। लखीमपुर जनपद में एक रिफिलिंग प्लांट है जो लगातार यहाँ पे 19 तारीख से गैस लिक्विड नहीं मिलने के कारण बंद पड़ा हुआ है। हम लोगों ने हर माध्यम से माना, इनके मुख्यमंत्री, इनके प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हर जनपद में ऑक्सीजन प्लांट खोला जाए, लेकिन हमारे जनपद का प्रशासन और जो जिला प्रशासन है वो नकारा है। उसकी डिमांड वो पता नहीं कैसे मांग कर रहा है कि लगातार वो लेटर भी लिख रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। हम रोज़ अपने सामने अपने लोगों को मरते हुए देख रहे हैं। इसके विरोध स्वरूप में हमने ऑक्सीजन प्लांट चलवाने के लिए आज धरना प्रदर्शन किया है और प्रशासन को हम ज्ञापन के माध्यम से एक समय सीमा के अंदर अगर रिफिलिंग प्लांट को गैस लिक्विड नहीं अवेलेबल हुई तो हम क्रमिक अनशन करेंगे।
तो हाथरस के सिकंदरा राव में अकेली रह रही महिला की मौत हो गई। आपको बता दें कि कोरोना के डर से महिला के शव को कोई भी व्यक्ति कंधा देने के लिए तैयार नहीं हुआ। घटना की जानकारी मिलते ही गौ सेवा की टीम के युवाओं ने महिला का अंतिम संस्कार कर मानवता की मिसाल पेश की। आज हमें सूचना मिली थी कि बगिया बारासैनी में अनिल कॉलोनी है, वहाँ पर लंबी बीमारी के कारण एक महिला है, वो किराए पर रहती थी, यहाँ पर ज्योति नाम है उनका, और उनकी मृत्यु हो गई है। तो वहाँ पड़ोस के लोगों ने उन्हें बिल्कुल भी थोड़ा दवाई वगैरह जब चली थी तब उनका इलाज कराया। जब उन्हें पता चला कि उनकी मृत्यु हो गई तो कोई भी उनके सबको उठाने के लिए तैयार नहीं था। वहाँ के लोगों ने हमसे सूचना दी तो हम वहाँ पर जाके उनके सबका पूरे हिंदू रीति रिवाज से हमने उनका अंतिम संस्कार। तो कोरोना के बढ़ते मामलों और मौतों के बीच लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। अस्पताल बेड, ऑक्सीजन, दवाइयां सहित बचाव की तमाम चीजों की किल्लत और आम आदमी को अब इस वैश्विक महामारी से बचने का कोई भी उपाय नहीं सूझ रहा है। ऐसे में लोग तरह तरह के उपाय अपनाने के लिए तैयार हैं। कहीं कोरोना देवी की पूजा हो रही है तो कहीं जी बाबा की, तो कहीं किन्नर महामंडलेश्वर ने निर्जला व्रत रखा है। आपको बता दें कि मंगलवार को इस खौफ की बानगी गोरखपुर के चौरी चौरा में देखने को मिली। आपको बताते चले कि चौरी चौरा के लोग और अन्य गांवों में कोरोना देवी और जी बाबा की पूजा करते हुए लोग दिखाई दिए। लोग गांव में पिछले 6 दिनों से गांव की महिलाएं और कुछ पुरुष गांव के पूरब की सिवान में गेहूं के खेत में पूजा सामग्री लेकर पहुंचे थे। यहां पर एक तांत्रिक 5 दिनों से कोरोना देवी और गांव के जी बाबा को मनाने के लिए पूजा अर्चना कर रहे हैं। कोरोना महामारी को भगाने के लिए सैकड़ों महिलाओं ने की जी बाबा की पूजा। वहीं किन्नर महामंडलेश्वर ने भी की निराजल। हम आपको बता दें कि उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी को भगाने के लिए इस समय हम लोग आस्था पे विश्वास कर रहे हैं, जिससे कोरोना महामारी दूर होती नजर आ रही है। सैकड़ों महिलाएं इकट्ठा होकर के कोरोना महामारी को भगाने के लिए डीह बाबा और अपने गाँव की देवी देवताओं को दे रही हैं जल और कर रही हैं निराजल व्रत, जिससे उनका मानना यह है कि कोरोना पे वो हावी पड़ रहे हैं। आप देख रहे हैं द लोकमंच अवनीश मणि गोरखपुर। तो प्रदेश में हाल ही में संपन्न हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना समाप्त होते ही गांव में चुनावी रंजिश के चलते बवाल शुरू हो गए हैं। न्यायालय के निर्देशों के बाद भी जीते हुए प्रत्याशियों के समर्थकों द्वारा जीत की खुशी में जुलूस निकाले और खुशी जताने के चलते विवाद हुआ। ताज़ा मामला रायबरेली के भतोखर थाना क्षेत्र का है, जहां पकड़ा गिरफ्ता गांव में उस समय विवाद हो गया जब जीते हुए प्रधान के समर्थक गांव में जुलूस निकालते हुए पूर्व प्रधान के घर के सामने निकलने लगे। पूर्व प्रधान द्वारा इसका विरोध किया गया तो दोनों के समर्थकों के बीच विवाद शुरू हो गया और इस विवाद में जमकर लाठी डंडे भी भांजे गए। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत करवाया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। आज दिनांक 4/5/2021 को ग्राम पखरा गिरफ्तार थाना भदोखर जनपद रायबरेली में दिन में लगभग 1 बजे के आसपास जीते हुए प्रत्याशी विजय प्रसाद के समर्थक पूर्व प्रधान के घर के सामने से जा रहे थे, जिसमें किसी बात को लेकर के आपस में गाली गलौज और मारपीट हुई है, जिसके साकेत में पुलिस पहुंचकर वहां से कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है एवं मौके पर पुलिस कायम है, मौजूद है और लाइन आर्डर की कोई समस्या नहीं है। तो खबर रायबरेली से, जहां सरकार के लाख दावों के बाद भी कोरोना और दूसरे मरीजों के लिए ऑक्सीजन गैस की किल्लत लगातार बढ़ती जा रही है। रायबरेली के एम्स अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म होने पर अधिकारियों मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया, जिससे मरीजों में हड़कंप मच गया। जिलाधिकारी ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि जिला प्रशासन एम्स में संपर्क में है और अधिकारियों से बात कर एयर ऑक्सीजन की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। तो कोरोना संक्रमण को देखते हुए हरिद्वार कुंभ में बने बेस अस्पताल को कोविड सेंटर में तब्दील कर दिया गया। आपको बता दें कि अस्पताल का उद्घाटन मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने किया। 150 बेड का ये स्वास्थ्य उपक्रम राज्य सरकार और पतंजलि के संयुक्त सहयोग से कोरोना मरीजों के लिए DCSC के रूप में जनता को समर्पित किया गया है, जिसका संचालन अब राज्य सरकार और पतंजलि मिलकर करेंगे।
कोरोना से लड़ने के लिए और जिस तरह ये तैयार किया हॉस्पिटल और बाबा स्वामी अपने रामदेव जी के द्वारा पूरी उनकी निगरानी में, उनकी देख रेख में, हमें पूर्ण विश्वास है कि इसका पूरा लाभ केवल हरिद्वार ही नहीं तो अगल बगल से लगे हुए जिले और उत्तर प्रदेश का सामने पश्चिमी भाग जो है वो भी इसका लाभ लेगा। रावत जी और पतंजलि योगपीठ के संयुक्त प्रयास से यह एक कोरोना उपचार को नई दिशा देने वाला एक हॉस्पिटल होगा, जहां पर क्रिटिकल केयर माने जहां ज़रूरत होगी लाइफ सेविंग ड्रग्स की वहां उनको का इस्तेमाल किया जाएगा। अंधाधुंध रेमडेसिविर, पागलपने में पूरे एंटीबायोटिक्स और स्टेरॉइड आदि इतने नहीं दिए जाएंगे रोगियों को कि जिससे कि कोरोना से तो वो एक बार नेगेटिव भी हो जाए लेकिन आगे उनकी लाइफ कोई थ्रेट हो जाए। तो कोरोना काल में अपने जीवन की जंग हार चुके लोगों की आत्मा की शांति के लिए समाजसेवी और मसूरी विधानसभा से प्रत्याशी पंडित मनीष गोदियाल द्वारा हवन का आयोजन किया गया, जिसमें कोरोना से मारे गए लोगों को आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई और साथ ही कोरोना की जंग लड़ रहे लोगों के जल्द स्वस्थ होने की भी कामना की। इस अवसर पर समाजसेवी मनीष कुमार ने कहा है कि कोरोना के दौरान कई घरों की चिराग बुझ चुके हैं और कई लोग अभी भी इस महामारी से लड़ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं पर निशाना साधते हुए कहा है कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार फेल हो चुकी है और गत वर्ष से सबक लेकर सरकार को स्वास्थ्य सेवाएं दुरुस्त करनी चाहिए थी, लेकिन आज स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हो चुकी है। मैं कोरोना जो काल में जो ये मृत्यु हुई उनके आत्मा की शांति के लिए आज मैंने ये महान यज्ञ करा। उसमें मैं सरकार के थोड़ा आँख नाक भी खुले और जो हमारे कोरोना काल में जो अभी एडमिट भी हैं स्वास्थ्य में जो बीमार हैं उनको भी जल्दी जल्द वो स्वस्थ हों और घर जाएं, वो आज मैंने प्रार्थना करी भगवान से और उनके लिए मैंने एक हवन। तो पीथमपुर में औद्योगिक क्षेत्र से रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करते हुए पुलिस ने एक हाथ व्यापारी और उसके सहयोगी डॉक्टर को रंगे हाथ पकड़ा। बता दें आरोपियों के पास से 2 रेमडेसिविर इंजेक्शन पुलिस ने जब्त किए। बताया जा रहा है कि आरोपियों को इंजेक्शन के लिए 40,000 तक मिला करता था। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जेल भेज दिया है। पीथमपुर की जनता से अपील करता हूं कि मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस का पालन करें और हमेशा साबुन से हाथ धोते रहें। फिर मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में चंद्रेश जैन नाम का एक व्यक्ति रेमडेसिविर बेच रहा है। इस सूचना पर टीआई चंद्रभान सिंह चढ़ार सेक्टर 1 और उनकी टीम को वहां भेजा गया, जो उन्होंने रंगे हाथ उसको पकड़ लिया। उसके पास से 2 रेमडेसिविर मिली। जब उससे पूछताछ की गई कि रेमडेसिविर कहाँ से लाए थे तो उसने आनंद राज नाम के व्यक्ति से लेना बताया। दोनों के खिलाफ 188, 420 भारतीय दंड विधान और कोविड अधिनियम, महामारी अधिनियम और आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। तो रामपुर में निर्दलीय प्रत्याशी के पिता ने जिला पंचायत भवन में जमकर हंगामा किया। दरअसल मामला जिला पंचायत रामपुर का है, जहां प्रत्याशी रवि राजपूत के पिता राजेंद्र कुमार ने सर्टिफिकेट न मिलने पर अधिकारियों पर बेईमानी से जिताने का आरोप लगाते हुए आत्महत्या करने की धमकी दे डाली। फिलहाल पुलिस ने मामला शांत करवा लिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के रतलाम की। खबर रतलाम से, जहां गरीब महिलाओं को कंपनी से लोन की किस्तों को लेकर परेशान किया जा रहा है, जिसमें महिला को 20,000 रुपये का एक समूह लोन दिया गया था, जिसकी किस्तें 15 दिनों में 985 रुपये आती है। इन किस्तों को लेकर कोरोना महामारी और जनता कर्फ्यू के दौरान दबाव बनाकर परेशान किया गया। हाल इतने बुरे हो चले हैं कि महिलाओं को घर में रखे बच्चों के गुल्लक तोड़कर लोन की किस्तें जमा करने की नौबत आन पड़ी। लॉकडाउन की वजह से मजदूरी नहीं चल रही है और सर बोल रहे हैं कि किस्त भरनी है
और आज सुबह किस्त लेके गए हैं, वो सर भी बोल रहे हैं हमारे ऊपर से दबाव आ रहा है, इसलिए हम बहुत परेशान है लॉकडाउन के दौरान। कितने किस्त भरी आज आपने? आज 985 रुपये भरे। कितनी महिलाओं का समूह है? 7 महिला। 7 महिलाओं का। आप पे दबाव बनाया जा रहा है किस्तों भरने को लेकर? हाँ, कि बोले कि नहीं किस्त तो भरनी पड़े। तो फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।